गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं शमान ज्ञान लूसेंट का। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं इतिहास। तो आइए देख लेते हैं इतिहास, हिस्ट्री। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले यानी कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का क्या है, एक समूह है का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हुए, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते हैं। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द वे फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज फैलाने वाले राज्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, चक्रवर्ती कहलाते हैं। इस प्रकार की जो राजनैतिक एकता कम से कम एक दो बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर इसी की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। नोट में हम देख लेते हैं कि भारत की जो जनसंख्या का निर्माण है, जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वह इस प्रकार है। हमारा क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैलियो मेडिटेरियन। फिर क्या है हमारा, कैकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के अध्ययन को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो नोट में हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो होता है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफोलियस को जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। एक हमारा धर्म ग्रंथ है, सेकंड हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, थर्ड हमारा क्या है, विदेशियों का विवरण है, फोर्थ हमारा क्या है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, हमारा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। धर्म ग्रंथ क्या है हमारा, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद में वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम ऋग्वेद। तो ऋचाओं के कर्मकांड ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, एवं 10,462 क्या है हमारी ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं। और इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है के 3रे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सावित्री को समर्पित और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके जो 9वें मंडल देवता हैं वो हमारे उसमें सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, हमारा खिल कहा जाता है।
और ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा 10वां मंडल है, इसमें क्या है, नदी स्तुति यानी कि सुक्त, नदियों की प्रशंसा। पौरुष सूक्त में क्या है, वैदिक समाज शास्त्र है। नासदीय सूक्त में क्या है, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है। और सूर्य सूक्त में क्या है, हमारा विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं चतुष्षर समाज की जो कल्पना का आदि स्रोत जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, जिसके अनुसार 4 वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट में हम देख लेते हैं कि जो हमारा धर्मसूत्र है वो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार से स्पष्ट विभेद करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों से प्रयुक्त अगन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। तो ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। तो ईसा पूर्व एवं ईस्वी देख लेते हैं। तो हमारा क्या है कि वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कलित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहा जाता है, और ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती होती है वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है, ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है, और एडी यानी कि एनोन डोमिनन, जिसका शाब्दिक अर्थ हमारा क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हमारा बेंसेट अर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में क्या किया था, तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर पर आक्रमण क्या है हमारा वर्णित है। इसमें भारत का स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, यानी कि भारत को क्या कहा गया, स्वेच्छाचारी, जो अपनी इच्छा से क्या करता हो, शासन को देखता हो, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। इसके बाद हम वामन अवतार देख लेते हैं। तो वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम सूत्र भी हमारा ऋग्वेद में है। ठीक है, अब इसके बाद हम वामन अवतार देखते हैं। तो जो हमारा वामन अवतार है, भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे, और इनके पिता कौन थे, कश्यप ऋषि, एवं माता क्या थी, अदिति थी। ये बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, और भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उपदेश भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को ने पुणे के मंडाकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया है, शामिल किया है। इसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या है हमारा, शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है वो हमारा किसमें होता है, यजुर्वेद, तो उसको यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक कर्ता को अधर्वायु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान की संकल्प मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें बलिदान विधि का भी क्या है, वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसके बाद हम देखते हैं शाम वेद। तो शाम वेद का जो जिसमें शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान,
इस वेद में मुक्ता यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट नोट में देख लेते हैं कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अर्थवेद, तो जिसको अर्थवा या ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड हैं और 36 क्या है हमारे प्रपाठक हैं, 731 सूक्त हैं तथा लगभग 5987 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मवेद यानी कि ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन तथा यज्ञ कर्मों में ब्रह्म प्रतिपादित अर्थौड़गिरिश वेद ऋषि अंगिरिश दूसरे दृष्ट विश्व वेद जो हमारा क्या है औषधियों का भरपूर क्या होता है इसमें उल्लेख होता है। और क्षेत्रवाद में क्या है स्वराज रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त हैं, जैसे नामों से भी क्या जाता है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है जो अर्थवेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणगीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुमत से वनस्पतियों, औषधि, साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूम, महात्म्य आदि का क्या हमको मिलता है इसमें विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अर्थवेद में क्या है परीक्षित के कुरुओं को राजा कहा जाता था तथा कुरु देश की जो समृद्धि होती थी उसका क्या मिलता था अच्छा चित्रण मिलता था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कोई शाखाएं हैं जो वेद अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का क्या करती हैं प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा में ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है जो ऋग्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में क्या करता है बांटता है। मध्यान्ह दिन और कर्णव शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की संख्या है और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कृषिस्थल, मैत्रेय और तैत्तिरीय हैं। कैथुम, रणनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की क्या है हमारी शाखाएं हैं। अर्थवेद की 9 शाखाएं हैं जिनके नाम क्या है पैपलाद है, सेकंड हमारा तैदत्त है, थर्ड हमारा मौद है, फोर्थ हमारा सौनक है, 5 हमारी जजाल है, 6 हमारा जलद है, 7 हमारा ब्रह्मवाद है, 8 हमारा क्या है देवदर्श है, 9 हमारा चारण वैद्य है। इन शाखाओं में सैनिक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है और पैपलवाद संहिता अभी क्या हमारी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद। अन्य लेखक देखते हैं कि तारानाथ क्या था हमारा एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस अन्य लेखक में सेकंड हमारा क्या है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए क्या है उपयोगी। नेक्स्ट हमारा क्या है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। इसमें क्या है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है यानी कि फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, ये क्या है हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर, री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेबल, जेम्स बेगर्स, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोल, घंटाशाला, अमरावती आदि स्थलों की क्या की है खुदाई की है। 1400 ईसा पूर्व अवलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मध्य भारत में भगवत धर्म जिसको हम वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं विकसित होने का प्रमाण ये हमारा कहाँ होता है तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा लिखित का राजदूत
हेलियोडोरस के वेशन गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भाद्रभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये पूछता है कि भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है, तो ये हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जो जानकारी ये देने वाला अभिलेख सौगोर अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हूणों आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य केरल अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल बुरजोहोम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पे? बुरजोहोम में, ठीक है ना। मतलब अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। और हम देख लेते हैं जो हमारा पूरा स्थल है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूरा स्थल बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। जो पहले के जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काष्पड़ कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों का पर लेख लिखने का जो कार्य है ये यवन शासकों ने किया था। पूछता है कि सर्वप्रथम मतलब पूछता है कि जो सिक्के थे उन पर लेख लिखने का कार्य कौन करता था? ये हमारी यवन शासक करते थे, ठीक है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। तो हमारा अभिलेख है और शासक है। हमारा फर्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये हमारा कलिंग राजा खारवेल ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। तो ये हमारा रुद्रदामन प्रथम ने किया था। इसके बाद आता है हमारा नासकीय अभिलेख। तो नासकीय अभिलेख को गौतमी बलसरी ने किया था। इसके बाद आता है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख। ये हमारा समुद्रगुप्त ने किया था। इसके बाद एहोल अभिलेख आता है, ये हमारा पुलकेशिन सेकंड ने किया था। इसके बाद आता है हमारा मंदसौर अभिलेख जिसको मालवा नरेश यशोवर्मन ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख को भी प्रतिहार नरेश भोज ने किया था। इसके बाद आता है हमारा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जिसको स्कंदगुप्त ने किया था। इसके बाद आता है हमारा देवपाड़ा अभिलेख, इसको जो है बंगाल शासक विजयसेन ने किया था। इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? देवपाड़ा अभिलेख में जो बंगाल शासक विजयसेन है इसे जो है संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख जो हमारा है वो प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हमारे हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा यानी कि ईशा का दूसरी शताब्दी में मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इसका क्या होता है? सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों का अभिलेख कार्पस सक्रियपस ओनम इंडिकाकारम नामक ग्रंथ माला में क्या है? संकलित करके क्या किए हैं? प्रकाशित किए गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कभी भी पूछता है कि संगीत जो बीड़ा बजाती वाली जो मुद्रा है उसे किस चीज़ का प्रमाण मिलता है? तो उससे संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आरिकमेडु क्या हमारा? पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा जिसके में क्या है हमारा? स्वर्णभूमि यानी कि वर्तमान में ये हमारी कहाँ? म्यांमार में है। और मलाया हमारा स्वर्णद्वीप में है। कंबोडिया हमारा कंबोज में है और जावा हमारा यो द्वीप से क्या है? स्थापित हुए हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक यानी कि पाक इतिहास, जिसे हम प्री हिस्ट्री या आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री या इतिहास या हिस्ट्री, 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया। इसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि जो लेख था वो तो लिखा हुआ था लेकिन जो है उसको कोई पढ़ नहीं सकता था, तो इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद कहता है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। कहता है कि इतिहास उस काल को कहा जाता है जिसका हमें मतलब कोई भी जानकारी क्या है, लिखित रूप में मिलती है, जिसको पढ़ा भी जाता है, वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम संस्कृत और बर्तन देख लेते हैं। जैसे मालवा में क्या था, काला तथा लाल बर्तन थे। बुरजोह में हमें धूसर बर्तन मिले हैं। जोखे में हमें लाल बर्तन मिले हैं। दक्षिण नवपाषाण काल में हमें चमकीला धूसर मिला है और पूर्वी नवपाषाण में हमें भूरा लाल बर्तन मिला है। ठीक है, इसके बाद हम नाम एवं तिथियां देखेंगे। पूरा पाषाण काल या जो हमारा क्या है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। मतलब 20,000 वर्ष पहले और 12,000 वर्ष के काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल है। मानक इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान क्या हुई है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मतलब जहाँ पे क्या होता है कि पर्यावरण में क्या होता है, कुछ बदलाव मिलता है हमें, तो उसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस काल का लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर क्या होते, बहुत छोटे होते थे। इन्हें क्या बोला जाता था, माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। ठीक है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ये हमारा कौन सा मध्य पाषाण काल में हमको क्या मिला है, हंसिया और क्या मिला है, लकड़ी के मुट्ठे लगे होते हैं, हंसिया मिला है और क्या, हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है, और आरी जैसे औजार मिले हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल की कुछ मुख्य तिथियां क्या हैं। तो जैसे मध्य पाषाण काल हमारा 12 से 10,000 वर्ष पहले के काल है और इसमें क्या है, बसने की जो प्रक्रिया का आरंभ है वो क्या है, 12,000 वर्ष पहले का था। और जो हमारा नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का आरंभ भी हमारा 10,000 वर्ष पहले ही हुआ था। इसके बाद आता है हमारा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितना होता है, 8,000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नवपाषाण काल। तो इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मतलब पहले जो पूर्व पाषाण और पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, मतलब उनके जीने का जो आधार था वो क्या था, शिकार था। और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी क्या थे, साधन है। वो अपनी मतलब मनोरंजन के लिए भी क्या करते थे, शिकार करते थे। इसके बाद देखते हैं कि आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार भी हमारा क्या होता है, पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि आग और पहिए का आविष्कार कब हुआ है। तो आग हमारी क्या है, पुरानी है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। और पहिया, अब हर सकते हैं कि पहिए का आविष्कार हमारा नवपाषाण काल में हुआ है। और पूरा पाषाणिक पुरास्थल हमारा कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि मानव में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में हुई। कि पहले का मानव क्या था, चलता रहता था, चाहे जहाँ भी मतलब वो चलता रहता, जहाँ उसको जगह मिल जाता था वहाँ थोड़े दिन के लिए रुक जाता था, फिर आगे चलता था, ऐसे वो चलता रहता। लेकिन जो पाषाण के मानव थे वो क्या होते, अस्थायी थे। मतलब कि वो एक जगह पर रह कर क्या करते थे, निवास करते थे। ये नवपाषाण काल में हुई। ठीक है,
तथा उसने सबसे पहले क्या बनाया, कुत्ता को पालतू बनाया। या कभी कभी पूछता है कि नौ पहाड़ का जो पहला पशु था वो कौन था, तो कुत्ता था। फिर कहता है कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग, ये भी पूछता है कि नौ पहाड़ में कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई, तो ये हमारा क्या है, तांबा। इसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार क्या थे, हमारे कुल्हाड़ी थे। ठीक है। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में ही हुआ था। यानी कि कृषि का आविष्कार, आग का आविष्कार, मतलब कृषि का भी आविष्कार और पहिए का आविष्कार, ये हमारी नवपाषाण काल में हुआ है, और आग का आविष्कार हमारा पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे क्या है, हमारा अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी, इसकी गेहूं थी। कभी कभी पूछेगा कि नवपाषाण की जो लोग कृषि करते थे उनकी, मतलब उन्होंने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, तो ये है हमारा गेहूं। ठीक है। और जौ भी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, उन्होंने उपयोग में कौन से अनाज लाया, तो चावल को उन्होंने, मतलब सबसे पहले कौन सा अनाज उन्होंने खाया, तो ये हमारा हो जाएगा चावल। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और क्या है हमारा कोल्डीवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के क्या है, हमारे प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता है। ये किसमें है, हमारा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में क्या है हमारा, मतलब अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ एक बकरी को भी क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक, यानी कि स्फटिक पत्थर के बने थे। और भूगर्भ, यानी कि वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे। ये हमारे वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की क्या की थी, खोज की थी। अगर पूछे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था, जैसे हम क्या करते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट यानी कि फूट रहा है ना, तो यानी कि जब हम कोई चीज़ तोड़ते हैं तो तोड़ते किस चीज़ से हैं, औजार से हैं। तो याद कर सकते हैं कि ये रॉबर्ट ब्रूस फुट हमारी क्या थे, ये इन्होंने क्या किया था, औजारों की खोज की थी। और ये पहले वैज्ञानिक थे, भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पे थे, हाँ, जिन्होंने 1863 में भारत के पूरा पाषाणकालीन औजारों की क्या की है, खोज की है। पाल्वावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृत की क्या की गई है, खोज की है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में क्या होती है जानकारी, सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कलवाइवल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या कि भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत के सबसे प्राचीन नगर हमारी कौन कौन से हैं, तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। कभी पूछतेगा कि जो भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है, तो ये हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो है। और इसका सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट हमारा क्या है कि असम का सेतुभ्रू जीवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है, मानव कपी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनाम गांव ताम्र पाषाण युग या चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध क्या था, जारवी संस्कृति से था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से हमें जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चिकित्सा की खोज आर्कियोवोल्ड क्लाइयल ने की थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि भीमबेटका, यानी कि भीमबेटका गुफा हमारा जो है ये पूरा पाषाणिक आवासीय क्या है, पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल शहरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समान ही कि समय का माना जाता है। ठीक है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं
और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी पर मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नोट में देख लेते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी क्या थे। रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता क्या है, इसमें क्या होता है कि रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका विस्तार है हमें क्या होता है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंध घाटी सभ्यता का जो समय काल है लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें क्या है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय काल है वो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, और इसका मुख्य शहरी चरण जो है वो हमारा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच। इसके बाद हम की पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा काल। तो ये हमारा क्या है, 3300 लेके 2600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुख्य शहरी परिपक्व काल। ये हमारा क्या है, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर हड़प्पा काल। तो ये हमारा 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नोट में कि जो तिथि निर्धारण का जो कार्बन था, तिथि हमें तिथि का निर्धारण कैसे होता था। तो ये कार्बन 14 जो था इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। यानी कि जो हमें तिथि का निर्धारण हम कैसे करते थे, कार्बन 14 के द्वारा करते थे। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती थी वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कभी पूछता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग रखा गया। किसको, आदि ऐतिहासिक काल को, सिंधु सभ्यता को। ठीक है, सिंधु सभ्यता को दो नाम रखा गया, आदि ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा गया। और इस सभ्यता के प्रमुख निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि सर जॉन मार्शल, ये क्या थे, हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित कांगेडोर, जो कि हमारा क्या है, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला हमारा क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चेनाब नदी के तट पे ये क्या है, हमारा अखनूर के निकट मादा, यानी मादा हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर। दाहिमाबाद हमारा क्या है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता या सैन्य सभ्यता हमारी क्या थी, ये नगरीय सभ्यता थी। और सैन्य सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ये है हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीर और कालीबंगन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि धौलावीर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में क्या किया है, शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल क्या है, हमारा राखीगढ़ी, यानी कि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में, और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल हमारा राखीगढ़ी यानी कि घग्गर नदी पर है।
जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। किसकी? राखीगढ़ी की। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे क्या है? लोथल और सुतकोदा, ये हमारे क्या है? सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य हमें आर्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सैन्य सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या है हमारा? गहरा। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद या विशिष्ट नागरिकों विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अग्निकुंड, यानी कि जिसे हम क्या बोलते थे? यज्ञ की वेदी बोलते। लोथल एवं कालीबंगा से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा क्या है? हमारे विराजमान है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है।